अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड ही है। पार्ट 1 जो हमारा यूवी विजिबल से रिलेटेड था उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। वो जो है हमारा बेसिकली रिलेटेड टू यूवी विजिबल के कंपोनेंट्स था। हमने डिफरेंट उसके देखे थे कि हम वन बाय वन कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उनका क्या रोल है, उनकी क्या फंक्शनिंग है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्टडी किए थे। तो आज जो है हम उसका पार्ट 2 ऑफ यूवी विजिबल उसको कंटिन्यू करते हैं यूवी विजिबल को। उसमें हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास कर्व्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिब्रेशन कर्व, एब्जॉर्प्शन कर्व, और उनमें क्या क्या एरर्स जो हैं, डेविएशन क्यों होती हैं इन कर्व से, तो हम उसको स्टडी करेंगे और प्रोसीजर फिर हम इसका स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अब्जॉर्प्शन कर्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे हम ड्रॉ करते हैं इन यूवी विजिबल। जिस तरह हमने फ्लेम फोटोमीटर में पढ़ा था कि हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, इसमें भी हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, आगे जाके वो देखेंगे। लेकिन जो कैलिब्रेशन कर्व है वो हमें पता है कि हम वो कंसंट्रेशन वर्सेस अब्जॉर्बेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन कर्व है या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन अब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ। अब इसमें हमारे पास जो अब्जॉर्बेंस है या जो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल है, हम उसे शो करते हैं ऑन वाई एक्सिस, और जो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है हम उसे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। अब ये जो अब्जॉर्प्शन कर्व है या जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? बेसिकली हम किसी भी मॉलिक्यूल की हम देखते हैं कि हम उसे अगर यूवी विजिबल रीजन में हमने पूरा, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में इसके देखा था, पूरा हमने देखा था कि एक लाइट स्पेक्ट्रम है, उसमें एक यूवी विजिबल पोर्शन है यानी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल का पोर्शन है, उसकी एक ख़ास वेवलेंथ है उस पोर्शन की। तो अगर आप उस वेवलेंथ की एनर्जी जो है मॉलिक्यूल में से पास करवाएं और फिर आप ये देखें कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कितनी वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करता है, कितनी अब्जॉर्बेंस देता है, कि जैसे अगर हम सपोज हम 400 से स्टार्ट करें कि हम 400 वेवलेंथ पे हम प्रोवाइड करते हैं, 400 वेवलेंथ की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें से पास करते हैं मॉलिक्यूल में से, जो भी हमारा सैंपल है, सॉल्यूशन है, उसमें से पास करेंगे, तो वो जो हमारा एक डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं, उसमें से वो 400 वेवलेंथ की जब एनर्जी लाइट बीम पास करती है तो वो उसे अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल है वो उसे इस लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, उसके मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह आप 425 पर की वेवलेंथ की एनर्जी पास करवाएं, 450 वेवलेंथ की, तो आपको वो हर एक वेवलेंथ पे एक वैल्यू देगा एक अब्जॉर्बेंस की, यानी वो बताएगा कि उसकी इतनी कैपेसिटी है इस वेवलेंथ पे कि वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जो वैल्यू होगी वो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू कहलाएगी और उसे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो हम इसे यूज इस कर्व को ड्रॉ इसलिए करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास हम डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट अब्जॉर्बेंस की वैल्यू ले रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो किस वेवलेंथ पर एग्जिस्ट करती है। हम डिफरेंट वैल्यूज सेट करेंगे वेवलेंथ की और उस वेवलेंथ के अगेंस्ट हम मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देखना चाह रहे हैं। सो इस तरह की ये जो कर्व है वो हम बेसिकली लैम्डा मैक्स, लैम्डा जो है हमारे पास वो शो करता है वेवलेंथ को। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है कि हम बेसिकली टू डिटरमिन लैम्डा मैक्स हम ड्रॉ करते हैं अब्जॉर्प्शन कर्व, कि जो हमारे पास डाटा वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस से डिफरेंट आप वेवलेंथ की वैल्यू सेलेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि आपने डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है आपने कर्व ड्रॉ करनी है, तो आप डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट वैल्यूज़ को आप लिखते जाएंगे, वेवलेंथ की वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएंगे, उसके अगेंस्ट आप एब्जॉर्बेंस की वैल्यू लिखते जाएंगे सैम्पल सोल्यूशन में से जो पास कर रही होंगी और जो वो अब्जॉर्ब करी होंगी। तो ये जो कर्व है बेसिकली इसका पर्पस है कि आप वो वेवलेंथ मालूम कर सकें जिस पर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन जो है वो दे रहा है आपके पास।
अब ये जो आपके पास वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है, ये हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू है, ठीक है। और वो हर उसको पहचानने के लिए ज़रूरी है। यानी अगर सोडियम है, अगर पोटाशियम है, उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, जो कि यूज़फुल होगी, और उसको आप देखकर आप उसे पहचान भी सकते हैं। इसकी कि सोडियम की सपोज 500 है वेवलेंथ, और पोटाशियम जो है उसकी 600 है, ठीक है। कॉपर है उसकी 615 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये उन्हें पहचानने में मदद देती हैं कि ये यही सब्सटेंस है, क्योंकि वो इस वैल्यू को जो है, इस सब्सटेंस की इस वैल्यू को जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है। लैम्डा मैक्सिमम इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर आपने जो सब्सटेंस है, यानी जो जिसकी आपने अब्जॉर्बेंस मेजर करनी है, उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपने जो मॉलिक्यूल है, जो कि जैसे सपोज कॉपर है, आपने किसी सैंपल में कॉपर या सोडियम आपने डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब उसमें सोडियम या कॉपर की कितनी कंसंट्रेशन है, अगर वो ज़्यादा है कम है, उससे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 5 ppm ऑफ कॉपर या 5 ppm ऑफ सोडियम पे भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वही आएगी, यानी वही वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अब्जॉर्बेंस शो करेगी। इसी तरह आपके पास अगर 50 ppm है ऑफ कॉपर और सोडियम किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी अननोन सैंपल के अंदर, तो वो भी आपके पास सेम ही कंसंट्रेशन पर आपके पास सेम ही लैम्डा मैक्सिमम शो करेगा। लेकिन वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके पास जो अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आपने जो लाइट पास कर रहे हैं, वो जो सोल्यूशन है, वो जो सब्सटेंस है, वो उसमें से जो एनर्जी पास कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसकी कंसंट्रेशन पर उसकी कंसंट्रेशन से ज़रूर फ़र्क पड़ता है आपकी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू को। अगर वो अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, तो ऑब्वियसली जो अब्जॉर्बेंस ओवरऑल जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन इट्स सेल्फ सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या 5 ppm 20 50 100 1000 ppm, इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, जो कि आप लाइट पास करवा रहे हैं, जो कि अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन से आपको जो फ़र्क है वो ज़रूर पड़ता है। ये जो पिक्चर है, ये इसमें जो है हमारे पास एक अब्जॉर्प्शन कर्व दिखाई गई है। अब इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर उन्होंने वेवलेंथ इन नैनोमीटर शो की है और अब्जॉर्बेंस शो की है ऑन वाई एक्सिस। अब इसमें उन्होंने जैसे आप देखेंगे कि आप वैल्यूज़ जो हैं, जो भी होंगी आप उन्हें ड्रॉ करेंगे, तो एक पीक बन रही है आपकी यहाँ पर। तो ये जो पीक है, ये आपके पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है कि यहाँ पर हमारे पास इस वेवलेंथ पर हमारे पास हमारे सब्सटेंस ने मैक्सिमम जो अब्जॉर्बेंस है वो शो करवाई है। यानी ये जो वेवलेंथ की वैल्यू है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस, तो वो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आपको देगा। तो इसके हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करते जाएंगे और ये कर्व ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है जिस पे मैक्सिमम आपके पास अब्जॉर्बेंस आई है, ताकि फिर आप उसको उसके अगेंस्ट जो है आप फिर अपने सब्सटेंस की मालूम कर सके। तो ये लैम्डा मैक्सिमम आपको चाहिए ताकि फिर आप उसी वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लें जिस पे मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आई है, फिर अपना सैंपल पास करवाएं, सैंपल में से लाइट पास करवाएं, और उसी एक वेवलेंथ पे फिर आप अपने सैंपल के अंदर ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप अपने जो सोल्यूशन आपने बनाए हुए होंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन के, इनके लिए इन पर आपके, लेकिन अपने सैंपल के लिए नहीं है कि आप अपने सैंपल के लिए भी 400 425 450 पर रन करते हैं। अब सैंपल जो है उस पर आपने, क्योंकि आपने एक दफ़ा देख लिया कि एक सब्सटेंस जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस कितनी वेवलेंथ पर दे रहा है, तो आप फिर उसी वेवलेंथ को सेट कर लेते हैं अपने इक्विपमेंट पर। उस सेट करने के बाद फिर आप उसी एक ही वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ पर फिर आप अपने सोल्यूशन सैंपल की जो है कंसंट्रेशन जो है वो अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं थ्रू अब्जॉर्बेंस के। अब्जॉर्बेंस बताएगा फिर ग्राफ में आप कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू अब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट अब कैलिब्रेशन कर्व है कि कैलिब्रेशन कर्व क्या है। कैलिब्रेशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं
between concentration and absorbance, concentration on x-axis and absorbance on y-axis. अब हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व बेसिकली ये होती है कि हमारे पास कोई भी जो जैसे हमारे पास आइडियल लॉज होते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई भी लॉ है वो इन कंडीशंस में जो है वो फेवरेबल है, इन कंडीशन में वो जो है वो लॉ फुलफिल होता है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर ये प्रेशर ना हो तो वो लॉ जो है वो फुलफिल नहीं होता। तो इसी तरह जो आपके पास जैसे हमें पता है बियर लैम्बर्ट लॉ को अगर फॉलो करते हैं तो बियर लैम्बर्ट लॉ जो है यूवी विजिबल अगर उसे फॉलो कर रहा है तो वो बियर लैम्बर्ट लॉ से अगर कोई डेविएशन आ रही है आपके डाटा में जो आपने वैल्यूज नोट की हैं उनमें, तो वो उसको आप ठीक करने के लिए आप ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत एरर आपके सोल्यूशन ड्रॉ करने में रह गया है, आपने जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ड्रॉ किए हैं आप बेसिकली उन्हें स्टैंडर्ड सोल्यूशन की वैल्यूज को यूज करते हुए आप कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपकी उन स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई ह्यूमन एरर आ गया है, कोई केमिकल एरर है, कोई इस तरह के सो एंड सो एरर मौजूद हैं, तो उनको आप कंपनसेट करने के लिए, उनको कैलिब्रेट, उनको ठीक करने के लिए आप ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा जो लॉ है वो किसी तरह फुलफिल हो सके। तो अब एक जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वो ये बताती है कि आपका जो वैल्यूज़ हैं या आपका जो डाटा है वो बियर लैम्बर्ट लॉ को फुलफिल कर रहा है, वो 100% आपके लॉ के साथ जो है वो मैच कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके अपवर्ड है या डाउनवर्ड है स्ट्रेट लाइन के, तो इसका मतलब है कि वो डेविएट कर रहा है, वो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा। अब उसके फिर डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो डेविएट करता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन यानी फ्रॉम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो इस क्योंकि बियर्ड लैम्बर्ट ये है कि कंसंट्रेशन एंड अब्जॉर्बेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों जब भी आप इनकी कंसंट्रेशन और अब्जॉर्बेंस की दरमियान वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, तो आपको स्ट्रेट लाइन देगा। सो स्ट्रेट लाइन मीनिंग कि वो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं फुलफिल कर रहे और इफ इट इज कनकेव अपवर्ड, यानी जो आप ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन की बजाय वो कनकेव अपवर्ड्स है, यानी उसकी शेप इस तरह की है कि वो कनकेव फॉर्म में है, जैसे कनकेव फॉर्म होती है, मिरर होता है या लेंस होता है और एक कन्वेक्स होता है। तो अगर वो अपवर्ड है, अभी हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि कनकेव, आपको पता चल जाएगा कि कनकेव जो है वो उसकी क्या शेप है। सो अगर जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कनकेव अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन शो कर रही हैं, सो इट इज़ टर्म्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन से नीचे हैं, डाउनवर्ड्स हैं, इन कनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट इज़ टर्म्ड एज नेगेटिव डेविएशन। अब आप ये ग्राफ देखें कि बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन किस तरह से शो की गई है कि एक्स एक्सिस पर आपने कंसंट्रेशन लिया है और वाई एक्सिस पर आपने अब्जॉर्बेंस ली है। और आप देखें कि ये जो सेंट्रल लाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये आइडियली एक कंडीशन है कि हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ के केस में ये स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर क्या हो रहा है आपके पास, वो इस तरह से डेविएट कर रहा है आपका डाटा इस तरह से, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये कनकेव अपवर्ड है। और अगर वो इस तरह की फॉर्म है, कनकेव डाउनवर्ड है, तो वो नेगेटिव डेविएशन है। तो ये जो डेविएशन है ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती हैं। ये क्यों हो सकती हैं, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेविएशन जो है वो है रियल डेविएशन। इट इज़ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस है जो कि अब्जॉर्ब हो रहा है आपके पास, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है आपके पास, उसकी वजह से आपके पास वो डेविएशन आ सकती है। वो क्यों आ सकती है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगी, वो कोलिजन्स में आपस में मिल के रहेंगी, उनका आपस में इंटरेक्ट ज़्यादा होगा, वो सेपरेटली नहीं एग्जिस्ट करेंगी बल्कि वो कोलिजन की फॉर्म में मिलकर एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर सपोज एक सोल्यूशन है, वो हमारे पास है 100 ml में हमने बनाया हुआ है और उसमें कोई सब्सटेंस है, कोई भी स्पीशीज़ है
केमिकल है उसमें उसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो है 5 ppm, तो ऑब्वियसली वो सेपरेटली दूर दूर मौजूद होंगे ना उस 100 ml में, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है। लेकिन अगर 100 ml है और 100 ppm ही उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब वो इतनी दूर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो पास पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन है, जो वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है जो लिक्विड है, वो तो हमारे पास 100 ml की फॉर्म में ही है। एक दफ़ा वो 5 ppm के साथ अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, तो वो 5 ppm के जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर उस 100 ml में मौजूद होंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर हमारे पास उसी 100 ml में उस सब्सटेंस के 100 ppm कंसंट्रेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर स्पेस नहीं होंगे, बल्कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन करके इंटरैक्ट इजीली कर सकेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंसली प्लेस नहीं होंगे, बल्कि वो आपस में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा। इसलिए एट हायर कंसंट्रेशंस molecules will not absorb radiation in the same manner as in dilute solution। तो अगर किसी solution में आपके पास लिक्विड के मुकाबले में आपके पास जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, absorbing molecule की, वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो कंसंट्रेशन है या वो जो absorbance की वैल्यू है वो ट्रूली बियर-लैम्बर्ट लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करती एज कम्पेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन। या अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वो बियर-लैम्बर्ट लॉ को अच्छी तरह फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल डेविएशन है। केमिकल डेविएशन अराइज इफ द अब्सॉर्बिंग स्पीशीज अंडरगो केमिकल चेंजेस सच एज एसोसिएशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डिसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस एंड आयोनाइजेशन। केमिकल डेविएशन जो है बेसिकली यानी कि हमारे पास जो अब्जॉर्बिंग स्पीशीज है, ठीक है, जिसने अब्जॉर्ब करना है लाइट को, वो हमारे पास डिफरेंट केमिकल चेंजेस, यानी अगर आपने उसी की ब्रेक डाउन हो रही है, सही, वो एसोसिएशन से क्या मुराद है, अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वो कर देता है, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाकर मिल गया है, उसने कोई कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना ली है जिसकी ब्रेक डाउन होना अब मुश्किल है, या वो डिसोसिएट हो गया है अपनी आयोनिक फॉर्म में, तो उसने होना है। लेकिन अगर वो अपनी दूसरे मॉलिक्यूल में, उसकी जो आपने जिस फॉर्म में उस मॉलिक्यूल को प्लेस किया था उसकी डिसोसिएशन हो गई है, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लिया, हाइड्रोलिसिस या आयोनाइजेशन हो गई है उसकी, सो ये जो डिफरेंट यानी एक एक्स्ट्रा कोई केमिकल जो कि उस फॉर्म में उसे एग्जिस्ट करना चाहिए था वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा केमिकल स्टेप में इन्वॉल्व हो जाता है, वो हमारे पास क्या होगा, वो केमिकल डेविएशन होगी कि किसी मॉलिक्यूल की किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से उस एब्जॉर्बिंग स्पीशीज के किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन की वजह से क्या हमारे पास जो डेविएशन आ रही है बियर-लैम्बर्ट लॉ में। एग्जाम्पल यहाँ पर एक दी गई है, फॉर एग्जाम्पल benzyl alcohol in chlorophyll form exists as a polymer. Upon dilution it dissociate into its monomers। अब पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर आपके पास जैसे तकरीबन आप कह सकते हैं 50 100 एक स्पीशीज के मॉलिक्यूल मिलकर जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। तो अगर बेंजाइल अल्कोहल जो है वो क्लोरोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो पॉलीमर की फॉर्म में, ठीक है, तो वो एक अलग उसका फॉर्म है एग्जिस्ट करने का। लेकिन अगर आप उसे डाइल्यूट कर देते हैं, यानी जो बेंजाइल अल्कोहल में सोल्यूशन प्रेजेंट है उसे आप वाटर के थ्रू आप उसे डाइल्यूट करें, तो वो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाता है। वो पॉलीमर जो है, जो कि एक पॉलीमर का मतलब ही ये है कि डिफरेंट चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो मिलके सेम ही मॉलिक्यूल का फार्मूला जो है वो बार बार रिपीट होके वो एक लंबी चेन की फॉर्म में वो उसका फार्मूला बनता है, और वो यानी कि एक ही स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में पॉलीमर्स बना देते हैं। जैसे प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास डाइल्यूशन की फॉर्म में जब आप उसे डाइल्यूट करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी उसके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मोनोमर्स की फॉर्म में वो तब्दील हो जाएगा। सो इस तरह की फॉर्म में जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन से गुजरता है तो वो ट्रूली फॉलो नहीं कर सकता बियर-लैम्बर्ट लॉ को। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल डेविएशन में रीज़न हो सकती है वो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी अगर आपका जो सोल्यूशन है दैट अब्सॉर्ब द रेडिएशन एट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ आल्सो कोज डेविएशन, कि अगर
किसी सोल्यूशन है उसमें आपके पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वो भी एक वजह बनेगी कि आप उस जो जिस तरह आपके जो स्पीशीज था, सब्सटेंस था जिसने रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करनी है, वो उसी वेवलेंथ के साथ या उसी कैपेसिटी के साथ उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इसी तरह रिएक्शन ऑफ द अब्जॉर्बिंग स्पीशीज, यानी एक तो उसकी ये है कि वो खुद किसी स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, कि अगर सब्सटेंस में अगर सोल्यूशन में जो सब्सटेंस जिसको आपने मेजर करना है उसके अलावा भी और कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, अगर वो उनमें से किसी और के साथ आपके पास इंटरेक्ट कर जाए, रिएक्शन कर जाए, तो फिर भी आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर टू या ट्रू टू बीयर-लैम्बर्ट लॉ नहीं हो सकते। तो इसमें यही बात लिखी गई है कि वो विद each other with the solvent results in the form of new species, कि अगर कोई new species present होती हैं, these show different absorbance values which result in deviation, कि वो true values जो हैं वो उनको represent नहीं कर सकता। तो chemical deviation को आप यूज कर can be corrected by using appropriate wavelength buffers and selecting suitable solvents, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है वो केमिकली इस तरह से रिएक्ट ना करे, वो केमिकली स्टेबल हो, तो आपको एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ यूज़ करें, आप डिफरेंट बफर सोल्यूशन यानी उनकी पीएच मेंटेन करें, ताकि अगर वो किसी एक स्पेसिफिक पीएच उनकी पीएच मेंटेन होगी तो वो जो किसी दूसरी पीएच पर अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं या किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो आप उसकी एक स्पेसिफिक जो पीएच है वो मेंटेन रखें, उसकी एक जो कंडीशंस हैं उन्हें मेंटेन रखें ताकि वो किसी और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो सके। या कोई एक एडिशन आप कर सकते हैं किसी दूसरे सॉल्वेंट की, कि उस सॉल्वेंट की प्रेजेंट में क्या होगा कि वो जो कंपाउंड जो कि उस अब्जॉर्बिंग स्पीशीज से सब रिएक्ट कर सकता है, वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे सॉल्वेंट में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो उससे रिएक्ट कर देगा, ताकि जो आपका रिक्वायर्ड अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उसकी अब्जॉर्बेंस पे कोई फर्क ना पड़े, वो किसी और के साथ इंटरेक्ट ना कर जाए, बल्कि वो जो कोई और सब्सटेंस है आप उसे सॉल्वेंट एक एडिशनल जब आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उसमें जो मौजूद होगा आपके पास सॉल्वेंट उससे रिएक्ट कर जाए, ताकि आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड स्पीशीज है उसकी एब्जॉर्बेंस में कोई हिंड्रेंस ना आए और वो ट्रूली रिप्रेजेंट करे लॉ को। नेक्स्ट हमारे पास जो डेविएशन है वो है रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस। बीयर्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज यूज्ड। पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस लीड टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द लॉ। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर है इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में है मोनोक्रोमेटर अगर सही तरह काम नहीं कर रहा, और क्योंकि आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आ रही है और मोनोक्रोमेटर सिंगल आपके पास जो डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट है, एनर्जी है, सिर्फ जो है वो सिर्फ वो पास करने देता है आपके पास। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटर अपना काम ठीक नहीं कर रहा हो, इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट है और वो मोनोक्रोमेटर जो है सिंगल बीम ऑफ लाइट को पास नहीं करने दे रहा, बल्कि वो जो पॉलीक्रोमेटिक यानी डिफरेंट वेवलेंथ्स जो आ रही हैं वो उन सबको पास कर देता है, तो वो लीड करेगा आपको नेगेटिव डेविएशन की तरफ। वो आपको, क्योंकि वो जो हमारे पास बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ जो है वो फुलफिल ही सिर्फ तब होगा जब आपके पास सिंगल बीम ऑफ लाइट जो कि रिक्वायर्ड वेवलेंथ की है वो आपके पास सोल्यूशन में से पास करे। लेकिन अगर डिफरेंट रेडिएशंस की जो लाइट है वो उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स ही पास आउट करता है, तो वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट एरर की एक वजह हो सकती है। Any fluctuations in the intensity of the radiation source may also cause deviation. अब आपके पास आपका जो सोर्स है, आपने जो जिससे आपने एनर्जी डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट आप सैंपल में से पास करवानी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो सिमिलर नहीं रहती, ठीक है, वो सेम इंटेंसिटी के साथ आपके पास लाइट पास नहीं कर रहा। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्ट्स होते हैं ना, कि अगर वॉल्ट आपके पास वॉट आपके पास पूरे नहीं आ रहे, तो क्या होता है कि आपकी अप्लाइंसेस नहीं जलती या उनकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आपके पास अगर वॉट कम आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी नहीं आ रही, तो आपके पास 220 वॉट पूरे नहीं आ रहे, तो वो क्या होगा कि आपके पास फैन की स्पीड जो है वो सपोज आपके पास पूरी नहीं आती, ठीक है, यहाँ लाइट जो है वो आपके पास पूरी अपनी स्पीड में इंटेंसिटी के साथ वो ग्लो नहीं करती। तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर जो रेडिएशन सोर्स है इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसमें कोई एरर है, वो अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो नहीं कर रहा, उसे जो रिक्वायर्ड उसकी इंटेंसिटी है वो उस इंस्ट्रूमेंट में से पास, उस सोर्स में से पास नहीं कर रहा, तो वो आपके पास डेविएशन होगी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट।
changes in the sensitivity of the detector employed and defects in the amplification of radiation also cause. यानी basically different parts of instrument, यानी आपने देखा मोनोक्रोमेटर में एरर है, रेडिएशन सोर्स में अगर कोई उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एरर है। थर्ड ये है कि आपके पास किसी जो आपका डिटेक्टर है या आपके पास जो एम्पलीफायर है उसकी वर्किंग में उसमें कोई डेविएशन है, तो ये हमारे पास प्रेजेंस होगा इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में। यानी हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो वैल्यूज़ को सही तरह एम्पलीफाई करके जो ट्रू रिजल्ट है उन्हें डिटेक्टर पर शो नहीं कर रहा, या जो डिटेक्टर है वो उसे सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जो डेविएशन है बेसिकली आपके पास कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कोई किसी कंपोनेंट में कोई फॉल्ट है अगर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये उसकी वजह से आपके पास इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हो सकती हैं। सो बेसिकली ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशन है ये हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं डेविएशन की ये वजह बनती हैं जिसकी वजह से हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, ताकि अगर इक्विपमेंट में किसी तरह का कोई केमिकल रियल या इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रेजेंट है वो उस एरर को जो है हम कम से कम कर सकें उसे, और उसके बाद जो है हम अपना क्योंकि हमने इसी यूवी विजिबल जो है इस लॉ को फॉलो करता है और हम चाहते हैं कि हम इसी लॉ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, इसलिए हम कैलिब्रेशन कर्व या हम कैलिब्रेट करते हैं अपने सॉल्यूशंस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, ताकि अगर कोई किसी तरह का एरर प्रेजेंट भी है तो हम उसे मिनिमाइज कर सकें। तो इसलिए जो हमारा पॉइंट होता है कि हमारे जो पॉइंट है अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं भी दे रहे तो हम एक्सेल के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम एक हमारे पॉइंट्स ज्वाइन करके अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी दे रहे हम जो 10, 20, 30, 40 ppm के सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं तो हम एक्सेल पे क्या करते हैं कि हम उसकी एक कर्व ड्रॉ करते हैं या उसमें से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं अपने पॉइंट्स में से, तो वो स्ट्रेट लाइन साथ इक्वेशन भी हम अपने चार्ट पे शो करते हैं ताकि वो बता सके कि इसमें इतनी जो है इसके थ्रू इस इक्वेशन के थ्रू ये जो इक्वेशन है ये ट्रूली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करती है। नेक्स्ट अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम किस तरह से यूवी विजिबल से हम किसी मेटल एलिमेंट जो है उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर में स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले आपको पता हो कि जो जिस सब्सटेंस को आप मेजर करना चाह रहे हैं उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या है। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है लैम्डा मैक्सिमम को मेजर करने के लिए। जैसे सपोज हम जो ये मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ ये फॉर कॉपर डिटेक्शन है, ठीक है, तो इसमें हम कॉपर की ही बात करेंगे। उसके लिए सबसे स्टेप क्या है कि आपको लैम्डा मैक्सिमम डिटरमिन करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 1% सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करना है ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। यानी आप कॉपर सल्फेट लें 1 ml और उसे 100 ml में उसे डिज़ोल्व कर दें, तो ये आपके पास 1% सोल्यूशन होगा ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन 50 ml, सॉरी आप यानी 1 ग्राम लें और उसे आप डिज़ोल्व कर दें इन 50 ml डिस्टिल्ड वाटर, तो ये आपके पास 1% सोल्यूशन होगा ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यानी ये आप प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मालूम कर सकें। और सोर्स जो है हमने देखा कि हम सबसे पहले अपने सैंपल में मेजर करने से पहले हम पहले अपने लेबॉर्ट्री में सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो हमने क्या किया कि कॉपर का एक सोर्स ले लिया है, ताकि कॉपर का सोर्स क्या है, कॉपर सल्फेट, उसके कॉपर अब सल्फेट की फॉर्म में यानी सल्फेट के साथ प्रेजेंट है उसमें, यानी सोल्यूशन में हमारे पास कॉपर के साथ साथ सल्फेट भी प्रेजेंट होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो आपके पास सोर्स है उसे आप वाटर में डिजोल्व करके 1% सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप उसमें से 10 ml लेंगे फ्रॉम दिस सोल्यूशन एंड ऐड 1 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इन इट। अब अमोनिया सोल्यूशन आप क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब आपने बहुत थोड़ी सी मिकदार आप किसी सब्सटेंस की लेते हैं तो उसका जो कलर है वो अगर उसका डार्क भी है तो क्योंकि आपने कम उसे उसकी क्वांटिटी ली है और उसका जो उसे डिज़ोल्व जो है वो ज़्यादा वाटर या उसको डाइल्यूट किया है तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया उस लाइट ब्लू कलर को डार्क ब्लू कलर में चेंज कर देगा ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसके बाद फर्दर जो है आप उस सोल्यूशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस के लिए लेके जा सकते हैं और आप अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है वैल्यू सेट करते जाएंगे और उस पर देखते जाएंगे कि कॉपर जो है मैक्सिमम रिएक्शन मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पर देता है। अब आप जब अपने सोल्यूशन को लेकर गए हैं फॉर एनालिसिस, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लैम्डा बटन को जो है प्रेस करेंगे, उसके बाद अपनी वेवलेंथ जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे।
और जब आपने वेवलेंथ सेलेक्ट कर ली है एंटर करेंगे और जो आपके पास रीडिंग आई है एब्जॉर्बेंस की आप उसे नोट करेंगे। ऑब्वियसली जो आपके पास सेल मौजूद होगा जैसे हमने पढ़ा था क्वार्ट सेल है, ठीक है, उसमें आप ये जो 1% सोल्यूशन है जिसका आपने 10 ml लिया है और इसमें 10 उसमें 1 ml जो है अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया, उस सोल्यूशन को आप उस सेल में पोर करेंगे, उसे अपनी जो उसका कंपार्टमेंट है उसमें रखेंगे और उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, अब अपनी सेटिंग करेंगे, लैम्डा सेलेक्ट करेंगे, अपनी वेवलेंथ देंगे, सपोज आप 200 से स्टार्ट करें, सो आप और अपनी वैल्यू जो है वो 200 सपोज नैनोमीटर सेट करेंगे सबसे पहली रीडिंग, और फिर उसको एंटर करेंगे वेवलेंथ को और देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन है आप कितनी वेवलेंथ अब्जॉर्बेंस की वैल्यू दे रहे हैं और उसे आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट आपने जो है रीडिंग ले ली 200 नैनोमीटर पे, देन आप क्या करेंगे, अब आप इसी स्टेप को रिपीट करेंगे विद 50 नैनोमीटर गैप, यानी 200 पे आपने ले ली है तो अब आप 250 नैनोमीटर पे उसकी फाइंड आउट करेंगे, देन आप 300 नैनोमीटर, 350, 400 नैनोमीटर, यानी आप इसके गैप से आप जाते जाएंगे ताकि और उसके अगेंस्ट जो है आप अब्जॉर्बेंस की वैल्यू मेजर करते जाएंगे और उसे अपने पास नोटबुक में नोट करते जाएंगे। उसके बाद जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं, या आप अपने डाटा की वैल्यूज़ को भी आप उसको देखें तो आप इजीली बता सकते हैं कि किस जो है वेवलेंथ पे आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आई है, किस वेवलेंथ की वैल्यू पे आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू है वो नोट डाउन की गई है। उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि आपने पहले जो है 50-50 का गैप लिया, ठीक है, तो उसके बाद अब आप उस गैप को रिड्यूस करने के लिए या एग्जैक्ट वेवलेंथ की वैल्यू देखने के लिए अब आप दोबारा से क्या करेंगे, अब आप वो जो आपके पास अब आपके पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ आई है, मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो आ रही है वो हमारे पास आई है अपॉन 600, तो अब आप क्या करेंगे उस 600 में प्लस माइनस 30 करेंगे, जैसे अगर आप उसमें माइनस 30 करें 600 में तो वो देगा 570 और उसमें प्लस करें तो वो आपको देगा 630, ठीक है, तो ये एक रेंज बन गई फ्रॉम 570 टू 630। अब आप इस रेंज में क्या करेंगे, आप 570 से स्टार्ट करेंगे, 570 पे आप अब मेजर करेंगे अब्जॉर्बेंस, फिर 575 पे, 580 पे, 585, 590, 595, 560, ठीक है, इस तरह, और फिर आगे आप 600, 605, 610, 615, 620, 625 एंड 630 पे करेंगे, यानी विद 5 नैनोमीटर गैप अब आप दोबारा से उस रेंज में अब्जॉर्बेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले 50-50 का गैप रखा था, अब उसके दरमियान जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है उस 50 के दरमियान अब आप उस एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने एक जो प्रोसीजर है उसमें प्लस माइनस 30 एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई गई है कि आप प्लस माइनस 30 करके क्या करें, उस वो जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसमें क्या करें, उसके अगेंस्ट आप एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर करने के लिए 5 नैनोमीटर के गैप से आप मेजर करें, ताकि आपकी जो एग्जैक्ट वेवलेंथ की वैल्यू है वो आपको पता चले कि उस रेंज के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है जिस पर आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो सब्सटेंस शो करेगा। उसके बाद जब आपने लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो नोट डाउन कर ली है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने कैलिब्रेशन कर्व जो है वो ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन कैलिब्रेशन सोल्यूशन प्रिपेयर करने होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर 1000 ppm ऑफ कॉपर सोल्यूशन। ऑब्वियसली ये भी आपके पास लैब में कॉपर का जो सोर्स प्रेजेंट होगा, जो केमिकल प्रेजेंट होगा कॉपर सल्फेट का, वो आप उसकी मदद से 1000 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। वो किस तरह से हम करते हैं वो सारी कैलकुलेशन जो आपको पता है। इसके बाद अब आप उसमें से 10 ppm, 20, 30 एंड 40 ppm स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और इसके अगेंस्ट जो है अब आप क्या करेंगे, अब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे। तो अब आपने 5 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले ली हैं, और जो आपने ब्लैंक सोल्यूशन बनाना है उसमें आप कॉपर सल्फेट जो आपने 1000 ppm प्रिपेयर किया है उसमें से आप 0 ml ऐड करेंगे, कोई भी आपने कॉपर का, उसमें सिर्फ आप 100 ml जो है आप सिर्फ वाटर डालेंगे। फिर इसी तरह 1 ml जो है जो 10 ppm है उसमें आप 1 ml ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। इसी तरह 20 ppm के लिए आप 2 ml डालेंगे, 30 ppm के लिए आप 3 ml एंड 40 ppm के लिए आप 4 ml उसमें पोर करेंगे। और फिर इन पांचों जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इंक्लूडिंग ब्लैंक, आप उन सब में 10 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन ऐड करेंगे, ताकि जो, क्योंकि अब उनकी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना, 1000 ppm में सोल्यूशन आपने बनाया था, अब आपने मजीद उनमें से 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml लिया है, तो बहुत ही थोड़ी उनकी क्वांटिटी है, तो वो जो कलर है कॉपर का उसको इन्हांस करने के लिए हमने उसमें से 10 ml सोल्यूशन ऑफ अमोनिया ऐड किया है।
अमोनिया ऐड करने के बाद अब आप उसको डाइल्यूट कर देंगे अप टू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं तो उनको अप टू 100 ml की, यानी आपने पहले 1 ml ऑफ सोल्यूशन डाला, उसके बाद 10 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन डाला, फिर उसके बाद उन्हें 100 ml तक अब आप फुल करेंगे। इस तरह नहीं है कि पहले आपने 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया तो उसके अंदर अब आप 1 ml ऑफ कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, 10 ml ऑफ अमोनिया डाल रहे हैं, तो इट विल बी मोर देन 100 ml। तो इसलिए पहले आप सोल्यूशन डालें, फिर अमोनिया सोल्यूशन डालें, तो उसके बाद आप उसमें डिस्टिल वाटर डालें अप टू 100 ml। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो अब आपके पास ये डिफरेंट कंसंट्रेशन की आपके पास ब्लैंक 10, 20, 30, 40 ppm के सोल्यूशन बन गए हैं, अब आप इन्हें लेकर जाएं उस सेल में, पोर करें 1 by 1, और उसके अगेंस्ट जो लैम्डा मैक्सिमम आपने मालूम कर चुके हैं, अब वही सिर्फ आप उस एक ही वैल्यू को सेट करेंगे। अब आप डिफरेंट वैल्यूज नोट नहीं करेंगे, बल्कि कि 200 से स्टार्ट किया है और अब आप फिर से जाएंगे 800, 900 तक, बल्कि अब आप सिर्फ जो वो जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आप मालूम कर चुके हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू जो है उसको सेट करेंगे और उस पर वैल्यू नोट कर लेंगे। और जो वो कंसंट्रेशन हमें पता है कि एक में 0 ppm है, 10, 20, 30, 40 है, तो उसके अगेंस्ट जो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो नोट करेंगे, फिर आप उनकी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो अब आपने मालूम करनी है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास सैंपल मौजूद है जिसमें आपके पास कॉपर मौजूद है, जिसकी आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं, वो कोई भी फूड का सैंपल हो सकता है, आप उसका क्या करें, आप 10 ml ऑफ सैंपल लें इन फ्लास्क, उसमें अब आप 1 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन डालें, उसके बाद अब आप क्या करें, उसकी अब्जॉर्बेंस मालूम करें एट लैम्डा मैक्स। इस तरह अब आपने कैलिब्रेशन कर्व के लिए उसी लैम्डा मैक्सिमम को सेट किया है, उसी तरह अब आप सोल्यूशन जो है सैंपल सोल्यूशन को सेल में पोर करें और उसी वेवलेंथ को सेट करने के बाद एंटर करें और अब्जॉर्बेंस जो है अननोन सैंपल की उसे मालूम करें। तो अब उस अब्जॉर्बेंस, ये तो अब्जॉर्बेंस बता रहा है यूवी विजिबल, उसकी कंसंट्रेशन किस तरह आएगी, ये जो आपने कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ की है बिटवीन अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन, उससे अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आई है उस अब्जॉर्बेंस की वैल्यू के अगेंस्ट जो कि वाई एक्सिस पर है, उससे आप जैसे हम लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन पर वो मैच करती है, तो वो जो वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की वो हमारे पास उस सॉल्यूशन में मौजूद अननोन सैंपल की, अननोन कॉपर की कंसंट्रेशन होगी। अब ये हमारे पास जो है डाटा गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वेवलेंथ जो है 200 से 800 तक हम 50-50 के गैप से अब्जॉर्बेंस कॉपर की मेजर करेंगे। तो अगर आप उस 1% कॉपर की अब्जॉर्बेंस मेजर करें तो वो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें, वैल्यूज़ को ही देख लें, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है हमारे पास वैल्यू जो है ये 0.992 है, 0.993 1 पॉइंट पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद 400 के बाद फिर 450 पे वैल्यू डिक्रीज किया और उसके बाद 500 पे भी डिक्रीज किया, लेकिन 550, 600 इनमें फिर इंक्रीज हुई है, 600 पे 2.0, 650 पे 1.9। सो ये जो वैल्यूज़ हैं 600 एंड 650 पे, ये आपके पास जो हैं ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ी जो है, यानी पूरे डाटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 2.011 है, यानी इस पर, इस अब्जॉर्बेंस पर जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 600 पर। अब हम इस नेक्स्ट, अब जो हमने कैलकुलेशन करनी थी वो ये है कि 600 में से हम प्लस माइनस 30 करेंगे और 5 के गैप से मालूम करेंगे। अब यहाँ पर आप इस टेबल में देखें तो वो सेकंड टेबल ड्रॉ किया गया है जिसमें अब आपने 600 प्लस माइनस 30 के लिहाज से अब आपने मालूम किया है। तो अब इसमें देखें 570 पे के बाद 575 पर इंक्रीज किया है, इसी तरह 580, 590 पर भी इंक्रीज कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। 600 पे 2.011 है। अब आप देखें उसके बाद 600 के बाद 605, 610, 615, 620, ये इन पे जाके ना तकरीबन वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो जब इस तरह की वैल्यू आए कि एक पॉइंट जो है इस पे मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद अब आपके 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह के हैं जिन पर आपके पास वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट आ गई हैं, तो फिर अब आप जो है ये वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कि इस पर जो है वेवलेंथ पर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आएगी। तो जो भी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जब आपके पास आती है ना, तो वैल्यू ज़रा जो है वो 2-3 दफ़ा वैल्यू जो है वो रिपीट करता है मिनट आपके पास अब्जॉर्बेंस की, ताकि आपको पता चल जाए कि यही वो वैल्यू है वेवलेंथ की जिस पर वो मैक्सिमम आपको अब्जॉर्बेंस दे सकता है।
तो इस तरह जब आपने 610 615 आप ले सकते हैं वेवलेंथ की, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर कॉपर। तो जब आप वो सेट कर देंगे अपने इक्विपमेंट पर, तो उसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे, अब आपने कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपने सोल्यूशन के अगेंस्ट आपने ये टेबल आपके पास आ जाएगा कि 0 ppm यानी जो ब्लैंक सोल्यूशन है उसमें अब्जॉर्बेंस क्या है, 10 20 30 40 ppm सबकी आ गई वैल्यू, और फिर अननोन सैंपल की जो है आपके पास क्या है। ये मैं सपोज्ड वैल्यू मैंने लिखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये फिर आप अननोन सैंपल की देखेंगे तो उसकी अब्जॉर्बेंस आएगी, उसकी कंसंट्रेशन ही तो आपने मालूम करनी है। तो ये कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ये हमें नहीं पता, हमने सिर्फ डायरेक्ट उसको रख के हमने उसके अगेंस्ट अब्जॉर्बेंस मालूम की है। ग्राफ जो है आप इस एक्सपेरिमेंट में आप अब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ ड्रॉ करेंगे फॉर अब्जॉर्प्शन कर्व, एंड कंसंट्रेशन वर्सेस अब्जॉर्बेंस ड्रॉ करेंगे फॉर कैलिब्रेशन कर्व। तो जब आपने जो है कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसमें अब आपके पास एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे अब्जॉर्बेंस है। अब जैसे हमने देखा कि अननोन सैंपल की 0.820 अब्जॉर्बेंस आई है, तो अब आप उस 0.820 के अगेंस्ट इस ग्राफ की मदद से, इस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से अब आप अपनी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो अगर आप अपनी जब आप ये वैल्यूज़ जो है एक्सेल में प्लॉट करेंगे, तो एक्सेल में प्लॉट करने के बाद अब आप उस पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी शो कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसे हम अगर मैनुअली ड्रॉ करें ग्राफ, यानी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर तो आप इस तरह कर सकते हैं ना कि आप वो वाई एक्सिस से जो है लाइन एक्सटेंड करते हैं, जैसे 0.820 जहाँ पर अब्जॉर्बेंस की वैल्यू होगी वाई एक्सिस पर, वहाँ से आप लाइन पास करें और उसको एक्स एक्सिस पर नीचे आप ड्रॉ करें, यानी वो जो मैनुअल मेथड के थ्रू आप एफएससी में करके आए होंगे, यानी अपने इंटर में आपने देखा होगा कि इस तरह की मैट्रिक में इंटर में आपने किया होगा कि हमने जब इस तरह अननोन वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, वो स्केल से वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है 0.820 हमारे केस में है, तो जहाँ पर 0.820 अब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस में होगी वहाँ से हम लाइन लेकर आएंगे और उसे एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे, उसे मिलाएंगे लाइन से, स्ट्रेट लाइन से पर टच करने के बाद उसे फिर हम वर्टिकली जो है हम एक्स एक्सिस पर जो है उसे लेकर आएंगे, एक्सटेंड करेंगे, ताकि हम देखें कि कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू आ रही है। तो इस काम की बजाय आप एक्सेल पे, क्योंकि अब आप ड्रॉ करेंगे, तो एक्सेल पर जो जब आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें अब आपके पास इस तरह से इक्वेशन आएगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वो स्लोप की कोई वैल्यू होगी, सी जो है वो कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू होगी। तो इसमें जो y है वो आपके पास y पर जो भी वेरिएबल है वो शो करता है, y पर वेरिएबल अब्जॉर्बेंस है, x पे वेरिएबल कंसंट्रेशन है। तो इस इक्वेशन में y में अगर आप पुट करें वैल्यू अब्जॉर्बेंस की जो कि आई है 0.820 से पुट करें, तो और फिर इस x की वैल्यू को नोट डाउन करें, उसे निकालें कैलकुलेटर की मदद से, तो आप जो है कंसंट्रेशन की वैल्यू, यानी जो अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन है, और हमारे केस में हम कॉपर को देख रहे हैं, तो आप उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो हम इसे ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।